नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। सत्यपाल मलिक कैसे राजनीति में उनकी शुरुआत होती है और कैसे छात्र संघ के चुनाव से बीजेपी तक पहुंचने तक का उनका सफर रहा। आज एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जब उस वक्त बुरी तरीके से टूट गए थे सत्यपाल मलिक, जब लगातार चुनावों में हार मिल रही थी, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सहारा दिया था। लेकिन वही सहारा उन पर भारी पड़ गया जब सत्यपाल मलिक बीजेपी के खिलाफ बगावत करते नजर आए। सत्यपाल मलिक जो कि जाट नेताओं के बड़े अपने आप को लीडर बोलते हैं और जाटों में उनकी कितनी बड़ी पकड़ है, ये उस वक्त ही पता चल गया था जब लगातार कई बड़े चुनाव वो हारते चले गए। हालांकि बीच में समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका रिश्ता रहा, समाजवादी पार्टी के साथ भी वो जुड़े, लेकिन जो तस्वीर निकल कर सामने आई, जो हालात दिखाई दिए, वो ये थे कि कहीं जब बात नहीं बन रही थी सत्यपाल मलिक की, तो बीजेपी ने उस वक्त भी मलिक को सहारा दिया था जब पार्टी में रहकर वो चुनाव भी हार गए थे। और कैसे धीरे धीरे उन्हें आगे जिम्मेदारियां भी दी जाने लगी। लेकिन जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का खुलासा कर सरकार को ही घेर लिया, उसके बाद सरकार और मलिक के रिश्ते खराब हो गए। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीते कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में हैं, लेकिन हम उनके सियासी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। सत्यपाल मलिक का सियासी सफ़र 1974 से शुरू हुआ था। तब उन्होंने बागपत विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत लोकदल से की थी। इसके बाद 1980 में सत्यपाल मलिक पहली बार लोकदल से राज्यसभा पहुँचे थे। इसके बाद 1984 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन 1987 में बोफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस से सत्यपाल मलिक ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 1988 में VP सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में वो शामिल हुए और 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद चुने गए थे। हालांकि इसके बाद सत्यपाल मलिक कभी चुनाव नहीं जीत सके। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से अलीगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सपा के बाद उन्होंने 2004 में बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि उन्हें 2004 में फिर बागपत से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया। 2012 में उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। सत्यपाल मलिक को 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया। बिहार के बाद उन्हें राज्यपाल के दौरान जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली। 2018 में उन्हें यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया तो वहाँ सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे। इसके बाद उन्हें 2019 में गोवा का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि इसके बाद उन्हें 2020 में मेघालय का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी। अब CBI से पूछताछ के लिए समन मिलने के बाद सत्यपाल मलिक फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे उनके खिलाफ जितनी भी चार्जशीट दाखिल कर दें, लेकिन वो सरकार के आगे नहीं झुकने वाले। अपने दर्शकों को बता दें कि एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का जिक्र किया। इस हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला हो। इन आरोपों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद सत्यपाल मलिक पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर हंगामा हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके बयानों से उनकी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सवाल है कि आखिरकार सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल का पद तक दिया। क्या इसमें उनके राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं? उनके कहें
का कितना वजन है। वे अपने पीछे जिस जाट समाज और किसानों के समर्थन होने का दावा करते हैं, आखिर उनके दावे में कितना दम है। इन्हीं सबको जानने के लिए ज़रूरी है कि ये जाना भी जाए कि सत्यपाल मलिक का सफ़र अभी तक किस तरीके से और आगे रहा। उनके 50 साल लंबे सियासी सफ़र पर नज़र दौड़ाने से पहले अगर देखा जाए तो सत्यपाल मलिक अपने आप में एक बहुत बड़े अधिकारी और एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी बताते हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से शुरुआत की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में बागपत के हिस्वदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे बताते हैं कि 2 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री बताते हैं कि सत्यपाल मलिक को राजनीति में लाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। पहला विधानसभा चुनाव सत्यपाल मलिक ने करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीता था। 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उसे कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया और इसमें सत्यपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गए। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1966 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़े थे। जाट नेता के तौर पर अलीगढ़ में उनकी बुरी हार हुई। वे चौथे नंबर पर आए। उन्हें करीब 40,000 वोट से हारना पड़ा, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 2,30,000 वोट पड़े थे। इस चुनाव ने यह बताया कि वे बड़े जाट नेता नहीं रहे। करीब 30 साल सत्यपाल मलिक मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी की टिकट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े। यह चुनाव भी उनकी जाट नेता की अस्मिता के लिए एक परीक्षा की तरह था, लेकिन उसमें वो फेल साबित हुए। अजीत सिंह को करीब 3,50,000 वोट पड़े तो तीसरे नंबर पर रहे सत्यपाल मलिक को करीब 1 लाख वोट मिले। 2005-06 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। अपने बातचीत में बीजेपी ने हार के बावजूद सत्यपाल मलिक को अपने साथ रखा। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी और उसे एक जाट नेता की जरूरत थी। उसी समय सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंध बने और लगातार वो बीजेपी में रहे। लेकिन जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए, उसके बाद से सरकार सत्यपाल मलिक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और माना यह जा रहा है कि सत्यपाल मलिक पर आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक को जिस तरीके से बीजेपी साथ लेकर चल रही थी या कुछ उन्हें लेकर सोच रही थी कि सत्यपाल मलिक हमारे साथ हैं तो जाट गुर्जर वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहेगा, वो हो तो नहीं पाया। लेकिन जिस तरीके से बगावत कर दी सत्यपाल मलिक ने, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। ये रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे सत्यपाल मलिक को जिस बीजेपी ने, जिस मोदी सरकार में सहारा मिला था, उसी पार्टी के खिलाफ वो लगातार बगावत कर बैठे और आज भी लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं। ईडी सीबीआई का डर ना होने की बात कहते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी अभी भी सत्यपाल मलिक को लेकर नरम रुख अपनाए हुई है। लेकिन आखिरकार कब तक? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्यपाल मलिक की यही जुबानी जंग उन्हें किसी मुश्किल में खड़ी कर देगी? क्योंकि बीजेपी इस वक्त तमाम उन विपक्षी पार्टी के नेताओं को चुन चुनकर निशाने पर ले रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इस ईडी और सीबीआई का जो अगर हम कहें तो ईडी और सीबीआई की जो रेड है वो मलिक के घर पर भी पड़ी है, लेकिन अभी भी मलिक रडार पर है। और क्या आने वाले वक्त में सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।